फ्रेंड्स, आज की कहानी है देवरानी जी। तुमने बलखाती अदाओं से मेरे पति को काबू में कर रखा है। उर्मिला देवी बाथरूम में बेसुध पड़ी थी। शाम में छोटी बहू कुसुम ऑफिस से आई और सास के कमरे में चाय लेकर गई तो देखा कि वे बेहोश हैं। कुसुम घबरा गई, तुरंत पति को फोन किया। पति और जेठ दौड़े दौड़े आए। जरूर दोपहर में नहाते वक्त माँ का पैर फिसल गया होगा और सिर लोहे के नल से टकरा गया होगा। छोटे बेटे ने कहा, पर अभी सांसें चल रही हैं, जल्दी चलो अमन, हम माँ को बचा सकते हैं। कुसुम, तुम जाकर जरा एम्बुलेंस वाले को फोन करो, तब तक हम माँ को बिस्तर पर लिटाते हैं। हाँ, मैं अभी फोन करती हूँ। घबराई हुई कुसुम ने तुरंत एम्बुलेंस वाले को कॉल किया। आनन फानन ने माँ को पास के सिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। ब्रेन हैमरेज का केस था। माँ को वेंटिलेटर पर आईसीयू में रखा गया। तब तक बड़ी बहू मधु भी ऑफिस से अस्पताल आ गई। उसके दोनों लड़के ट्यूशन के बाद घर पहुंच गए। कुसुम की बिटिया माँ के साथ ही हॉस्पिटल में थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ सोचने का अवसर भी नहीं मिला था। आज से करीब 20 साल पहले उर्मिला जी पति कुंदन लाल और 2 बेटों के साथ इस शहर में आई थी। उन्होंने कामनी कुंज कॉलोनी में अपना घर खरीदा था। यह एक पोश कॉलोनी थी। आस पड़ोस भी अच्छा था। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। पर करीब 15 साल पहले कुंदन लाल जी नहीं रहे। तब उर्मिला जी ने बखूबी अपना दायित्व निभाया। दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। वे खुद सरकारी नौकरी पर थी। पैसों की कमी नहीं थी। उन्होंने घर को बड़ा करवाया, 2 फ्लोर और बनवा लिए। फिर अच्छे घरों में बेटों की शादी करा दी। बेटों की शादी के बाद ग्राउंड फ्लोर में वे अकेले रहने लगी। ऊपर के दोनों फ्लोर में उनके दोनों बेटे अपने परिवार के साथ रहते। बेटे बहू माँ का पूरा ख्याल रखते। खासकर छोटी बहू कुसुम सास का ज्यादा ही ख्याल रखती। वह फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, इसीलिए फटाफट चाय नाश्ता खाना आदि बनाकर सास को दे आती। शाम को बड़ी बहू के दोनों बेटे भी आकर दादी के पास ही खेलने लगते और चाची के हाथ के बने स्नैक्स का मजा लेते। 2 साल पहले दोनों बेटों ने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया था। दोनों इस पर काफी मेहनत कर रहे थे। दोनों बहुएं काम पर जाती थी, इसलिए दिन भर घर से बाहर रहती। रिटायरमेंट के बाद उर्मिला देवी पीछे से उनके बच्चों का पूरा ख्याल रखती। खासकर छोटी बहू की बिटिया तो उनकी गोद में ही बड़ी हुई थी। इस हादसे के बाद पूरा परिवार स्तब्ध था। 3-4 दिन उर्मिला देवी अस्पताल में ही रही। पूरे परिवार का रूटीन ही बदल गया। उर्मिला देवी घर में होती तो सब कुछ कायदे से चलता था। दोनों बहुओं को बच्चों की चिंता भी नहीं रहती थी। बच्चे स्कूल और ट्यूशन से जल्दी आ भी जाते तो तुरंत दादी के पास पहुंच जाते। घर में किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। दादी हमेशा सबके लिए हाजिर रहती। पर आज दादी ही परेशानी में थी तो जाहिर है पूरा परिवार परेशान था। चौथे दिन डॉक्टर ने आकर सॉरी कह दिया। उर्मिला जी बच नहीं सकी। 2-3 दिन तक घर में मातम पसरा रहा। दूर दूर से रिश्तेदार आए थे। धीरे धीरे सब चले गए। फिर शुरुआत हुई एक खास मसले पर बहस की। मसला था जायदाद का बंटवारा। माँ ने कोई वसीयत जो नहीं छोड़ी थी। बड़े बेटे ने शांति से सुलह की बात की। देखो, माँ ने कोई वसीयत तो लिखी नहीं। अब झगड़े के बजाय क्यों ना आपसी सहमति से हम जमीन जायदाद को 2 बराबर हिस्सों में बांट ले। दोनों भाइयों को बराबर की संपत्ति मिल जाएगी। बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई ने भी स्वीकृति में सिर हिला दिया। मगर बड़ी बहू यानी कि मधु अपने पति का फैसला सुनकर बिफर पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? हम बड़े हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हमें बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। कुसुम की एक ही बेटी है, उसे कम मिलना चाहिए। पर भाभी, ऐसा कैसे होगा? बड़े होने का मतलब यह तो नहीं कि हर चीज आपको ज्यादा मिले। कुसुम ने कितना कुछ किया है माँ के लिए। हमेशा उनके खाने पीने का ख्याल रखती रही है। ज्यादा मुंह ना खुलवाओ देवर जी। खाने का ख्याल रखा तो उससे ज्यादा पाया भी है। माँ जो भी चीज मंगवाती थी पहले कुसुम के हाथ में रख देती थी। कुसुम कभी पूरा गटक जाती तो कभी थोड़ा बहुत मेरे बच्चों को देती। फिर यह क्यों भूलते हो कि तुम्हारी बेटी प्रिया को भी माँ ने ही पाला है। कुसुम कितने आराम से प्रिया को माँ के पास छोड़कर ऑफिस चली जाया करती थी, जबकि मेरे समय में माँ नौकरी करती थी। अपने दोनों बेटों को मैंने खुद पाला है। माँ ने जरा भी मदद नहीं की थी मेरी। पर दीदी, आपके बच्चे जब छोटे थे तब यदि माँ नौकरी करती थी तो इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी बच्ची को माँ ने पाला है, मैं मानती हूँ, मगर ऐसा करने में माँ को खुशी मिलती थी। बस इतनी सी बात। इन बातों का जायदाद से क्या संबंध है? देख कुसुम, तू हमेशा बहुत चालाक बनती फिरती है। भोली सी सूरत के पीछे कितना शातिर दिमाग पाया है यह मैं भली भांति जानती हूँ।
चुप रहो मधु, चलो मेरे साथ में, इस तरह झगड़ने का कोई मतलब नहीं, चलो। बड़ा भाई बीवी को खींचकर ऊपर ले गया। उसके दोनों बेटे भी माँ की इस हरकत पर हतप्रभ थे। वे भी चुपचाप अपने अपने कमरों में जाकर पढ़ने लगे। कुसुम की आंखें डबडबा आई। पति ने उसे सहारा दिया और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। मधु की बातों ने उन दोनों को गहरा संताप दिया था। कुसुम अपनी जेठानी के व्यवहार से हतप्रभ थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब बड़ी बहू मधु ने कुसुम से बातचीत करनी बिल्कुल बंद कर दी। वह केवल व्यंग किया करती। कुसुम कभी जवाब दे देती तो कभी खामोश रह जाती। तीनों बच्चे भी सहमे सहमे से रहते। दोनों परिवारों में तनाव बढ़ता ही गया। वक्त यूं ही गुजरता रहा। जायदाद के बंटवारे का मसला अधर में लटका रहा। एक दिन मधु का छोटा बेटा ट्यूशन के बाद पहले की तरह चाची कुसुम के पास चला गया। कुसुम ने पकौड़ियाँ बनाई थी। वे प्यार से बच्चे को चाय और पकौड़े खिलाने लगी। तब तक मधु ऑफिस से वापस लौटी तो बेटे को कुसुम के पास बैठा देखकर उसके बदन में आग लग गई। आपे से बाहर होती हुए चिल्लाई, खबरदार, जो मेरे बच्चे को कुछ खिलाया, पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ती है। पहले माँ जी को अपना शागिर्द बना लिया था, अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हो। सुनकर कुसुम भी बौखला गई। वह गरज कर बोली, दीदी, ऐसे बेतुके इल्जाम तो मुझ पर लगाना बंद करो। यदि माँ जी मुझसे प्यार करती थी तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कुछ खिलाकर शागिर्द बना लिया था। वे मेरे व्यवहार पर मरती थी, समझी आप? हाँ हाँ छोटी, सब समझती हूँ। तूने तो अपनी चाशनी जैसी बोली और बलखाती अदाओं से मेरे पति को भी काबू में कर रखा है। एक शब्द नहीं सुनते तेरे विरुद्ध। तूने बहुत अच्छी तरह उनको अपने जाल में फंसाया हुआ है। दीदी, यह क्या कह रही हो तुम? मैं उन्हें भैया मानती हूँ। इतनी गंदी सोच रखती हो मेरे लिए? ओह, मैं जिंदा ही क्यों हूँ? ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम? कहते हुए कुसुम लड़खड़ाकर गिरने लगी। उसका सिर किचन के स्लैब से टकराया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई। मधु का छोटा बेटा घबरा गया। जल्दी से उसने पापा को फोन किया। कुसुम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया, एक तो बीपी अचानक बढ़ जाने से दिमाग में खून का दबाव बढ़ गया, उस पर सिर में अंदरूनी चोटें भी आई है। इस वजह से कुसुम कोमा में चली गई है। पर अचानक कुसुम का बीपी हाई कैसे हो गया? उसे तो कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं रही। कुसुम के पति ने पूछा तो मधु ने सफाई दी, क्या पता, वह तो मैं नीचे गोलू को लेने गई थी, तभी अचानक कुसुम गिर पड़ी। मधु के पति ने टेढ़ी नजरों से बीवी की तरफ देखा, फिर डॉक्टर से बात करने लगे। इधर कुसुम के पति के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बीवी की देखभाल करे या बिटिया की। कैसे संभालेगा सारे काम, कैसे चलेगा अब घर? इधर कुसुम की तबीयत को लेकर चिंता तो थी ही। तब देवर के करीब आती हुई मधु बोली, देवर जी, आप चिंता ना करो, मैं हूँ कुसुम के पास। जब तक कुसुम ठीक नहीं हो जाती अस्पताल में मैं ही रहूंगी। कुसुम मेरी बहन जैसी है, मैं पूरा ख्याल रखूंगी उसका। जी भाभी, जैसा आप कहें। देवर ने सहमति दे दी, मगर पति ने सुना तो उसने शक की नजरों से मधु की तरफ देखा। वह जानता था मधु के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इधर मधु किसी भी हाल में कुसुम के पास ही रुकना चाहती थी। वे दिखाना चाहती थी उसे कुसुम की कितनी फिक्र है। कहीं ना कहीं वह पति के आरोपों से बचना चाहती थी कि कुसुम की इस हालत की जिम्मेदार वह है। वह बार बार डॉक्टर के पास जाकर कुसुम की हालत की तहकीकात करने लगी। अंत में पति और देवर मधु को छोड़कर चले गए। मधु रात भर सो नहीं सकी, इस चिंता में नहीं कि कुसुम का क्या होगा, बल्कि इस चिंता में कहीं उसे इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार न समझ लिया जाए। वैसे हॉस्पिटल का माहौल भी उसे बेचैन कर रहा था। अगले दिन कुसुम की हालत स्थिर देखकर उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कुसुम के अलावा उस वार्ड में एक बुजुर्ग महिला भी थी जिसे दिल की बीमारी थी। महिला के पास उसका 18 साल का बेटा बैठा था। वार्ड में मौजूद महिला की तबीयत बार बार बिगड़ रही थी। रात में इमरजेंसी वाले डॉक्टर विजिट करके गए थे। उसकी हालत देख मधु सहम सी गई थी। अब उसे वाकई कुसुम की चिंता होने लगी थी। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। मधु कुसुम के पास ही रही, एक बार भी घर नहीं गई। उस दिन रविवार था। मधु ने अपने बेटों से मिलने की इच्छा जाहिर की तो पति दोनों बेटों को उसके पास छोड़ गए। मधु ने प्यार से उनके माथे को सहलाया और बोली, सब ठीक तो चल रहा है बेटे? आप लोग स्कूल तो जाते हो ना? पापा कुछ बनाकर देते हैं खाने को? हाँ माँ, आप हमारी फिक्र मत करो, पापा हमें बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं, रूखे अंदाज में बड़े बेटे ने जवाब दिया। तो मधु को थोड़ा अजीब सा लगा। उसे लगा जैसे बच्चे उसके बगैर ठीक से नहीं रह पा रहे हैं।
और ऐसे में उसका मन बहलाने के लिए कह रहे हैं कि सब ठीक है। मधु ने फिर से पुचकारते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक होते ही मैं घर आ जाऊंगी। अभी तो मेरे लिए चाची को देखना ज्यादा जरूरी है ना, कितनी तकलीफ में है वह। मम्मी प्लीज आप ज्यादा ड्रामा ना करो, हमें पता है चाची की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने। छोटे बेटे ने उसका हाथ झटकते हुए कहा तो बड़ा बेटा भी चिड़े सवर में बोलने लगा, कितनी अच्छी है हमारी चाची, कितना प्यार करती थी हमें, पर आप मम्मी, आपने उनके साथ कितना बुरा किया है, वी हेट यू। कहते हुए दोनों बच्चे मधु के पास से उठकर बाहर भाग गए। मधु भीगी पलकों से उन्हें जाता देखती रही। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल पर 100 मन भारी का पत्थर सा पड़ गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि बच्चे उसे इस तरह धुतकारेंगे। बिना आगे पीछे सोचे लालच में आकर उसने कुसुम के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। कितनी जली कटी सुनाई वे सब बातें बच्चों के दिमाग में इस तरह छप गई थी। अब बच्चे उसके वजूद को भी धिक्कार रहे हैं। मधु ने आंखें बंद कर ली, आंखों से आंसू गिरने लगे। पुरानी बात एक एक करके उसके जहन में उभरने लगी। अपने बच्चों की नजरों में इतने नीचे गिरकर कैसे जिएगी वह। सच में कुसुम ने तो कभी उसे ऊंचे स्वर में बात भी नहीं की थी। उसने हमेशा कुसुम को बातें सुनाई, उसके मधुर व्यवहार का हमेशा उपवास उड़ाया, उस पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। तभी बगल वाली बुजुर्ग महिला की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टरों की टीम आई और उस महिला को आईसीयू में ले जाया गया। उसका बेटा भी पीछे पीछे तेजी से निकल गया। इस सारे घटनाक्रम के फलस्वरूप मधु के दिमाग में एक अजीब सा सदमा सा लगा था। वह बैठी बैठी चीखने लगी। उसे लगा जैसे कुसुम शरीर छोड़कर बाहर आ गई और उसकी तरफ हिकारत भरी नजरों से देखती हुई दूर जा रही है। मधु को एहसास हुआ जैसे वह पूरी तरह अकेली हो गई है। सब उस पर हंस रहे हैं। वह जोर जोर से रोने लगी, रोती रोती बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो खुद को बेड पर पाया। पास में डॉक्टर खड़े थे, दूरपति भी खड़े थे। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह अंदर से इतना टूटा हुआ महसूस कर रही थी, उसे पति से आंखें मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी उसने सुना डॉक्टर उसके देवर से कह रहे थे कुसुम की सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी, दवा और हॉस्पिटल के दूसरे खर्च मिलाकर करीब 15-20 लाख तो लग ही जाएंगे, पर कुसुम को ठीक करने के लिए यह सर्जरी करानी बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर देवर काफी परेशान दिख रहा था। मधु जानती थी उसके देवर के पास अभी 2-3 लाख से अधिक नहीं है। हाल ही में ही उसने अपनी सास की हार्ट सर्जरी में करीब 10 लाख रुपए लगाए थे और वह खाली हो चुका था। मधु हिसाब लगाने लगी। उसके पति के पास भी 4-5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं निकल सकेंगे। वैसे भी दोनों भाइयों ने अपनी आधी से ज्यादा जमा पूंजी बिजनेस में जो लगा रखी थी। तभी मधु को अपने जेवर का ख्याल आया। कुल मिलाकर 7-8 लाख रुपए के जेवर तो थे ही उसके पास में, बाकी के रुपए कहाँ से आएंगे। वही सोच में डूब गई। तब उसे अपनी बड़ी बहन का ख्याल आया। उसे थोड़े जेवर ले सकती हूँ, कुछ रुपए अपने भैया से उधार भी मिल सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद दोनों भाई आपस में बातें करने लगे। छोटे ने उदास स्वर में कहा, भैया डॉक्टर तो इलाज के लिए इतना लंबा चौड़ा खर्च बता रहे हैं, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने रुपए। हाँ अमन, इतने रुपए तो मेरे पास भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी बेड पर लेटी मधु उठकर बैठी और बोली, देवर जी आप चिंता न करो, रुपयों का इंतजाम मैं करूंगी। आप बस डॉक्टर को सर्जरी के लिए हाँ बोल दो और 2 दिनों की मोहलत भी ले लो। मगर भाभी आप 2 दिनों के अंदर रुपए कहाँ से लेकर आएंगी। देवर जी मेरे गहने किस दिन काम आएंगे, फिर भी रुपए कम पड़े तो कुसुम या माँ के जेवर भी मिला लूंगी, मेरे भैया से कुछ कैश रुपए भी मिल जाएंगे। मधु की बात सुनकर देवर मना करने लगा। मधु के पति ने भी टोका, मधु उनसे रुपए लेना ठीक होगा क्या, और फिर तुम्हारे जेवर, तुम तो कभी उन्हें हाथ तक लगाने नहीं देती। अपने जेवर तो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारे थे। प्यारे तो थे पर कुसुम की जान से प्यारे नहीं, मधु ने कहा तो दोनों भाई उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। मधु ने 2 दिन के अंदर ही 20 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। कुसुम की सर्जरी हो गई। सर्जरी सफल रही। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद कुसुम घर आ गई। अब भी उसे काफी कमजोरी थी। इस दौरान करीब 1 महीने तक मधु ने पूरे दिल से कुसुम की सेवा की। अपने बच्चों के साथ कुसुम की बेटी को भी संभाला। इस भागदौड़ में मधु का वजन भी काफी कम हो गया। एक दिन कुसुम से मिलने उसकी बहन आई तो उसने मधु को आश्चर्य से देखते हुए कहा, अरे मधु दीदी तुम्हारा वजन तो आधा ही रह गया। इस पर हंसती मधु बोली, हम दोनों देवरानी जेठानी का वजन मिला लो, लो उतना ही वजन मिल जाएगा जितना पहले मेरा हुआ करता था। यह सुनकर कुसुम की आंखें खुशी से भीग उठी
और उसने उठकर मधु को गले से लगा लिया। दोनों लड़के भी प्यार से अपनी माँ की तरफ देखने लगे। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।